बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग जो है ठीक है, हम लोग अपना अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आपको बस जो मैं डबल एंट्रीज करवा रही हूँ, आपने उन्हीं पे स्टिक करना है। कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अपनी तरफ से देखिए, आपको कोई कोई नया काम करना ही नहीं है। आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा जो सोचना, थिंकिंग प्रोसेस है, उसको करना कब है, इन्वॉल्व कब करना है, साल के आखिर में, राइट। क्लोजिंग के टाइम पे आपने देखना है, क्लोजिंग की डेट जो भी आपको गिवन हो, आपको जो भी गिवन हो कि भाई इस डेट पे आपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं, भले वो साल के अकाउंट्स हो, भले वो 6 मंथली अकाउंट्स हो, आपको अब उससे कोई एक्सक्यूज मी, हाँ जी। तो आवाज आ रही है सबको? ठीक है। तो जी मोहसिन, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल, एक ही क्वेश्चन में आ सकते हैं, अभी देखते हैं ना। ठीक है, तो उसमें आपको कुछ भी, मैं क्या कहती थी कि आपको कोई भी अपनी तरह से रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। बस जो भी क्लोजिंग डेट है, जिस भी डेट पे आपको एनालिसिस करना है कि भाई अक्रूवल है, प्री पेमेंट है, अनअर्न्ड इनकम है या अक्रूड इनकम है, उस डेट पे खड़े होके आपने बस हिसाब किताब करना है कि क्या सिचुएशन है, और आपने बस उसकी अकाउंटिंग कर देनी है, राइट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए। जो कल हमने सवाल किया था पहला इनकम का, उसमें क्या था कि इनकम आपको, पैसे आपको मिल रहे थे प्रीपेड, राइट। इन एडवांस आपको रेंट मिल रहा था, तो उसमें आपने इनकम की रिकॉर्डिंग किस तरह से करनी है वो आपने देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं। डबल ए ट्रेडर्स ओपनड अ सेविंग्स अकाउंट इन एफसी बैंक। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते हुए मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स होते हैं, राइट। आप बैंक अकाउंट मुख्तलिफ किस्म के खोल सकते हो। सेविंग्स अकाउंट कौन सा होता है? उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। डबल ए ट्रेडर्स ओपन अ सेविंग्स अकाउंट इन एफसी बैंक ऑन 1 मई 2015। अभी क्या लिखा हुआ है? इट रिसीव्स इंटरेस्ट इन अरियर्स। इन अरियर्स से क्या मुराद है? बाद में, यानी कि पैसे बाद में मिलते हैं हमें, है ना। कैश हमें बाद में मिलता है। तो हम कौन है? हम डबल ए ट्रेडर्स हैं। हमने एक सेविंग्स अकाउंट खोला, तो हमने एक किस्म का बैंक को बेनिफिट दिया ना। मैंने आपको बीआरएस में बताया था, ये एक ऐसी छोटी सी बात है कि हम एक किस्म का बैंक को पैसे दे रहे हैं, तो उसके ऊपर हम बैंक को बेनिफिट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर पैसे हमें मिलेंगे, यानी कि हमारी इंटरेस्ट इनकम होगी, राइट। अब वो कह रहे हैं कि इट रिसीव्स इंटरेस्ट इन अरियर्स। इन अरियर्स से क्या मुराद है? उसके ऊपर जो कैश आपको मिलता है वो मिलेगा महीने के बाद, महीनों के बाद। यानी कि पहले बैंक जो है वो बेनिफिट अपना एंजॉय कर लेगा, हम बैंक को पहले बेनिफिट दे देंगे, उसके बाद बैंक हमें उसकी पेमेंट करेगा, राइट। क्लियर है ना? इतनी बात तो क्लियर हो रही है ना उस्मान? इतनी बात तो समझ में आ रही है। अरियर्स के क्या मतलब है? बाद में। ये मैंने आपको 10 दिसंबर को भी ये बात बताई थी। इन एडवांस का मतलब है कि पैसे पहले मिल गए। इन अरियर्स का मतलब है कि पैसे बाद में मिले। तो उस्मान, ये वाली सिचुएशन क्या है? अभी हम इनकम की बात कर रहे हैं, अब पैसे हम रिसीव कर रहे हैं। एक्सपेंस का जब हम बात कर रहे थे तो पेमेंट हम कर रहे होते थे, राइट। इधर हम पैसे रिसीव कर रहे हैं क्योंकि हम किसी और को बेनिफिट दे रहे हैं। एक्सपेंस के सिनेरियो में बेनिफिट हम लेते थे और उसके अगेंस्ट पेमेंट करते थे। यहाँ पे हम बेनिफिट देते हैं कोई और उसके अगेंस्ट पैसे लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब वो ये बता रहे हैं कि 3 जुलाई 2015 को ₹15,000 ऑब्वियसली मिले, है ना, रिसीव किए फॉर द 2 मंथ्स एंडेड 30 जून 2015। तो आपने इस चीज पे फोकस करना है। ये वाली डेट क्या है? इस डेट पे पैसे मिल रहे हैं, इस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है। तो क्या ट्रांजैक्शन हो रही है? ₹15,000 मिल रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा हुआ है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कि पैसे मिले। 3 जुलाई 2015 को ₹15,000 मिल रहे हैं फॉर द 2 मंथ्स एंडेड 30 जून 2015। अच्छा, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ओके। मुझे थोड़ा फ्लू का ज्यादा हो रहा है, तो मैं ये एक काम ये करती हूँ, मैं आप लोग को ना थोड़ा सा समझा के ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से सॉल्व करवाती हूँ, ताकि मैं देखूं कि आप लोगों को कितना समझ में आया इसका, ठीक है। तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा।
3 जुलाई 2015 को आपको पैसे मिल रहे हैं 15,000 रुपए फॉर द 2 मंथ्स एंडेड 30 जून 2015। तो अगर ऐसा पीरियड है जो कि 2 महीने पे बेस करता है और वो एंड हो रहा है 30 जून को, तो वो शुरू कब हुआ होगा? मतलब वो कितने 2 महीनों की बात कर रहा है? ये 15,000 रुपए कौन से 2 महीनों के हैं जी? उस्मान, बात समझ आ रही है? ये लिखा हुआ है ₹15,000 फॉर द 2 मंथ्स एंडेड 30 जून 2015। ऐसे 2 महीनों की पेमेंट है जिनका आखिरी डेट क्या है? 30 जून 2015। 60 डेज की ये पेमेंट हुई हुई है। तो आप ये देखते हो तो मई और जून है ना, 2 मंथ्स एंडेड 30 जून 2015 का मतलब है जून का महीना और जून से पहले एक और महीना, 2 महीने मिला के। क्लियर हो गई बात? जुलेखा, मोहसिन, उस्मान, क्लियर है? ठीक है। तो 15,000 रुपए हमें पता लग गई कि हमें ये 15,000 रुपए पैसे मिले हैं मई और जून के, और ये पैसे मिले कब? हमें एक्चुअली रिसीव कब हुए? 3 जुलाई 2015 को। ठीक है। फिर क्या हुआ? 10 अक्टूबर 2015 को हमें 18,000 रुपीज मिल रहे हैं फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर। तो सितंबर, अगस्त और जुलाई है ना, बैकवर्ड कैलकुलेशन हमने की। 3 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर, तो सितंबर का महीना, अगस्त का महीना, जुलाई का महीना, यानी कि हमने बैंक अकाउंट खोला है 1 मई से। पहली इंटरेस्ट हमें मिल रही है 3 जुलाई को, एक्चुअली रिसीव हो रही है मई और जून का, राइट? 15,000 टोटल। फिर अगला इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 10 अक्टूबर को, जून तक का हमें मिल चुका था, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 18,000। फिर 1 फरवरी 2016 सितंबर तक मिल चुका था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ्स, राइट? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये हमें मिल रहा है आगे। इसी तरह पे आगे वो चलता जा रहा है। तो हमें ये बात इसमें नजर आ रही है कि हमें 2-2, 3-3, 4-4 महीनों के बाद इकट्ठा ही लमसम अमाउंट एक इंटरेस्ट का रिसीव हो रहा है, यानी कि बैंक हमें पे कर रहा है, राइट? अब वो ये बोल रहा है कि AA ट्रेडर्स अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर फॉर ईच ऑफ द 2 years एंडेड रिक्वायरमेंट पर आ जाए। For each of the 2 years ended 31st December 2015 and 31st December 2016, calculate the amount of interest income to be charged to the statement of comprehensive income। ये कहां से निकलती है हमारी? इनकम के अकाउंट में जो एसओसीआई की बैलेंसिंग फिगर निकलती है ना, वही हमारा एसओसीआई में जाता है ना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड द अमाउंट टू बी टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि कैरेट डाउन, है ना? क्लियर है ना बात? एसओसीआई, ये जो ऊपर वाली अमाउंट है, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया दूंगी। अभी अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स इंशाल्लाह आजकल में हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर कल हमारा अक्रूवल्स बिल्कुल टोटली खत्म हो जाता है, हमारे पास फिर भी थोड़ा टाइम बचता है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एसओसीआई का और एसओएफपी बनाने का आइडिया भी दूंगी, ठीक है? ताकि वो आपके आगे जाके फाइनल अकाउंट्स में आपकी एक बिल्डिंग हो जाए। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ये टेस्ट एसेस भी होगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने एक देना है, ठीक है? क्योंकि हमें साथ साथ सिर्फ हम कोशिश ये करते हैं कि हम एग्जाम फोकस्ड अप्रोच ना लेके चलें, हम थोड़ा सा ऐसी नॉलेज भी गेन करें जो कि हमें आगे जाके ऑब्वियसली हेल्प करेगी, राइट? प्रैक्टिकली जो हमें थोड़ा हेल्प करेगा और जो हमें फ्यूचर में हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और अकाउंटिंग में हमें हेल्प करेगा इंशाल्लाह। तो हम अदर देन इस तरह की चीजें जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो अंडरलाइन टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती है, मैं आपको वो भी साथ साथ देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो एक ये चीज है, आगे जो मैं आपको बताऊंगी वो इस तरह से एग्जामिनेबल तो नहीं है कि एग्जाम में वो पूछा नहीं जाएगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट इनकम जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, लेकिन ऑलमोस्ट हर टीचर ये इंट्रो के लेवल पे थोड़ा सा ये आपको जरूर कॉन्सेप्ट देता है कि हमारे स्टेटमेंट्स बनते किस तरह से, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह मैं करूंगी। इन्वेंट्री के अंदर तो खैर वो सभी कराते हैं, लेकिन दूसरे एक्सपेंसेस का आई एम नॉट श्योर कि कराते या नहीं, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह हम उसको भी देख लेंगे। अच्छा जी, तो आपके पास यहाँ पे क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी कि यहाँ ये वाली कोई बात आ जाए, यानी कि जो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं जिसके आगे हम एसओसीआई लिखते हैं, वो अमाउंट,
ठीक है, कि टोटल नेट इनकम कितनी है, इंटरेस्ट इनकम कितनी है, जो कि एसओसीआई में लिखनी है अदर इनकम के हेडिंग में, राइट। एंड द अमाउंट टू बी टेकन, ये वाला जो अलग दूसरा हिस्सा है, the amount to be taken to the statement of financial position, तो आपको पता है statement of financial position में assets और liabilities को लेके जाया जाता है, capital और drawing को लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे तो हमारे लिए relevant asset और liability है, यानी कि जो carried down वाली amount है, CD जिसके ऊपर आपने लिखा होगा, वो वाली भी amount आपने बतानी है, और साथ ही आपने ये भी बताना है कि किस head of account में वो जाएगा, यानी कि वो asset है, current asset में जाएगा या current liability में जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको दोनों तरीकों से सॉल्व करना है, टू अकाउंट मेथड से भी और सिंगल अकाउंट मेथड से भी। तो आपको करना क्या है, आपको इस बात को याद रखना है, ये क्या है, ट्रांजैक्शन डेट है, किस डेट पे आपको पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे मिल रहे हैं इस डेट पे, और किस पीरियड के लिए, वो इस पीरियड के लिए। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपने रिसीट या पेमेंट की डेट को देखना है कि क्या वो मेरे अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा। डबल एंट्री जो होगी वो इस इन डेट्स पे पास होगी ना, ये सारी जो डेट्स गिवन है। तो अब आपने दो डिफरेंट ईयर्स को देखना है, ईयर एंडेड है 31 दिसंबर 2015 और ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो पहले तो आप ये देखें कि कौन सी डेट कौन से अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रही है। पहले आपने 31 दिसंबर 2015 को सॉल्व करना है। सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, राइट। 3 जुलाई आई 2015, आपको पहली दफा इंटरेस्ट मिला, आपने डबल एंट्री पहली दफा इंटरेस्ट की कब पास करनी है, डेट ऑफ रिसीट पे। 3 जुलाई 2015 को आप पहली दफा बुक्स में, हाँ, टू अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट्स बनेंगे, सिंगल अकाउंट मेथड में 1 अकाउंट बनेगा, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर सिंगल अकाउंट मेथड से किया है ना, टू अकाउंट मेथड से नहीं किया कल। ओके ओके ओके, हाँ हमने शायद सिंगल अकाउंट मेथड से नहीं किया था इसको, ठीक है। मैं देखती हूँ अगर मेरे पास, मुश्किल है कि सेव पड़ा हुआ हो कल का लेक्चर। हाँ जी, कल में हाल से हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, चलो आप एक काम ये करें, क्वेश्चन नंबर 5 को टू अकाउंट मेथड से तो करें, हम कल ये कर चुके हैं ना टू अकाउंट मेथड, ठीक है। उस्मान आप भी ट्राई कर लो जितना भी आपको समझ में आता है ये, या एक काम ही करो, आप फिर क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगी, सही है। मोहसिन और जुलेखा हो जाएगा, ये कर रहे हैं ना, इसको अटेम्प्ट करें, फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। 5 मिनट आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। चले जी, चले जी सवाल को देखते हैं अभी, ठीक है। इनकम वाला मैं जरा यहाँ पे नोट कर लूं। उस्मान आप एक काम करो, ये इनकम वाली चीज लिख लो, ठीक है। बेनिफिट गिवन के आगे आ जाएगा यस, और पेमेंट ये मैं आपको लिखवा रही थी एक्सपेंस का ना, तो अभी आप पहले इनकम वाला कर लो, हम इसको कर देंगे नो अक्रूड और अनअर्न्ड इनकम। अब इसमें थोड़ी सी जो है टर्म्स आपकी चेंज हो जाएंगी, वेरी गुड। चले ठीक है, इसको देखते हैं। अगर बेनिफिट आपने दे दिया, ठीक है, और पेमेंट उसके अगेंस्ट रिसीव नहीं की, तो क्या होता है, बेनिफिट आपने दे दिया और पेमेंट उसके अगेंस्ट रिसीव नहीं की, तो उसके अंदर हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं ना उस्मान, वो है अक्रूड इनकम, ठीक है। ये कल मैंने लिखवा दिया था। अगर आपने बेनिफिट नहीं दिया, यानी कि आपने बेनिफिट नहीं दिया लेकिन आपने पेमेंट रिसीव कर लिया, क्या मतलब, एडवांस, राइट। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारी अनअर्न्ड इनकम है, ये हमारी ऐसी इनकम है जो कि हलाल नहीं हुई, जिसको हमने सही मानों में अर्न नहीं किया। अनअर्न्ड इनकम हमारी करंट लायबिलिटी होती है, अक्रूड इनकम हमारा रिसीवेबल होता है, हमारा करंट एसेट होता है। कैसे एसेट होता है, आपने बेनिफिट दे दिया और आपने कहा मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिसीवेबल हो जाएगा ना, इसको आप टर्म देते हो अक्रूड इनकम, और ये आपका करंट एसेट होता है। अगर आपने पेमेंट ले ली है सामने वाली पार्टी से और आपने उसको अभी तक बेनिफिट नहीं दिया, तो आपके ऊपर लायबिलिटी होनी चाहिए ना, आपके सर पे तलवार लटकनी चाहिए कि हमने किसी और
किसी और का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमारा अभी तक हक इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये हमारा पैसा नहीं है, इसके अगेंस्ट हमने बेनिफिट देंगे तो ये हमारा पैसा बन जाएगा, राइट। तो वो हमारा कहलाता है अनअर्न्ड इनकम और वो हमारी लायबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, पहले डबल अकाउंट मेथड से फिर सिंगल अकाउंट मेथड पर आते हैं, ठीक है जी। तो इतनी बात तो क्लियर है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये दो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि पहले अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रही है, 3 जुलाई और 10 अक्टूबर वाली। तो आपने 3 जुलाई 2015 और इसी तरह 10 अक्टूबर 2015 को डबल एंट्री पास की होंगी अपने पास। क्या पास की होगी? इंटरेस्ट आपको मिला है, बैंक में पैसे आए होंगे, यानी कि आपका बैंक डेबिट होके आपने क्या करना है, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करना है। 3 जुलाई को हो रहा है 15,000 से, ठीक है जी। 15,000 से डबल एंट्री पास हो रही है ना, इंटरेस्ट इनकम बन रहा है ना उस्मान, इतनी बात क्लियर है। बैंक डेबिट करके आपने इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर दिया। 10 अक्टूबर को आपको मिल रहे हैं कितने पैसे? 18,000। तो सबसे पहले तो आपने ये सिंपल डबल एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। फिर क्या हुआ? फिर आपका आ गया ईयर एंड, 31 दिसंबर आ गया, अगली आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगले साल। जब आप 31 दिसंबर पे खड़े होंगे तो आप ये बोलेंगे कि हमें जो है सितंबर तक का इंटरेस्ट मिला है, राइट। व्हाट अबाउट अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर? सही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट मिला है। आप कहोगे कि बैंक ने अभी तक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का हमें इंटरेस्ट दिया ही नहीं, हमें उसके पैसे मिले ही नहीं, आपने बेनिफिट दे दिया है। आप कहोगे बिल्कुल मैंने बेनिफिट दिया है। कैसे बेनिफिट दिया है? मैंने अकाउंट खुलवाया हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी मेरा अकाउंट था बैंक के पास, मेरे पैसे बैंक के पास पड़े हुए थे, तो बेनिफिट गिवन में आ जाएगा यस। लेकिन उसके अगेंस्ट अभी तक आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, यानी कि अब ये सिनेरियो किसका रेज हो गया? अक्रूड इनकम का, है ना। अब आप ये बोलोगे कि मेरे पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के भी इंटरेस्ट आना चाहिए था, मेरा इंटरेस्ट इनकम, मेरा हक तो बन गया, राइट, मेरा राइट तो एस्टैब्लिश हो गया, यानी कि अब मैंने इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट तो करना है। इतनी बात समझ आ गई? आपको मैं समझाने के लिए कल मैंने ये किया था कि मैंने कल हर पेमेंट के आगे ना इस तरह से लिख दिया था कि कौन से महीनों से परटेन कर रहा है, राइट। तो पहला जो 15,000 है वो मई और जून का है। फिर आपके पास 4 मंथ्स, जुलाई, अगस्त और सितंबर, सॉरी 3 मंथ्स है ना। फिर आपके पास है फॉर द 3 मंथ्स, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर आपका आ गया ईयर एंड। तो आपने ये देखा कि आपने इस साल मई से लेके 31 दिसंबर तक आपने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, आपने बेनिफिट दिया है। कितने महीने? मई से दिसंबर तक हो जाते हैं 8 मंथ्स, राइट। 8 मंथ्स ही होते हैं ना, हाँ 8 मंथ्स। लेकिन आपके पास इंटरेस्ट आ रही है सिर्फ और सिर्फ 5 महीने की रिकॉर्डेड है सो फार, यानी कि आपने फर्दर 3 महीने की इंटरेस्ट अभी रिकॉर्ड करना है, इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करना है। कौन से महीने का? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बारे में आप कहेंगे कि इसके अगेंस्ट हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन हमारा राइट तो एस्टैब्लिश हो गया। अगर आज के दिन 31 दिसंबर को हम अगर अपना बैंक क्लोज करवा देते हैं, बैंक अकाउंट क्लोज करवा देते हैं, तो हमारा हक है कि हम बैंक से डिमांड करें कि जो इन 3 महीनों के अभी तक आपने हमें इंटरेस्ट नहीं दिया है वो हमें आप दे, राइट। वो हमारा राइट है। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? अब आपके पास यहाँ पे एक्सपेक्टेड अमाउंट तो है नहीं, आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट नहीं दी हुई कि 31 जनवरी की जो आपका टोटल इंटरेस्ट होगा 31 दिसंबर पे खड़े होके आप एक्सपेक्टेशन आप कोई नहीं लगा रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपको एक्चुअल फिगर दी हुई है अगली रिसीट की, राइट। अगली इंटरेस्ट इनकम की आपको एक्चुअल अमाउंट दी हुई है, आप उसी से कैलकुलेशन करेंगे। आप ये कहेंगे कि 24,000 इज द इंटरेस्ट इनकम फॉर 4 मंथ्स, राइट। आपने 24,000 को डिवाइड बाय 4 किया। हमें कितने महीनों का चाहिए? हमें इन 3 महीनों की फिगर चाहिए आउट ऑफ दीज 3, आउट ऑफ दीज 4। तो हमने निकाल लिया कि इन 3 महीनों का एक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है,
एक्चुअल इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन 4 महीनों का है 24,000। आपने अगली देख ली कि अगली एक्चुअली रिसीव क्या हुई, कोई बात नहीं। अगर आपको एक्सपेक्टेशन गिवन हो तो आपने एक्सपेक्टेशन को पिक करना है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन ना गिवन हो तो फिर आप एक्चुअल पे ही जाएंगे, राइट। एक्चुअल तो आपको इन एनी केस गिवन होगा ही अगर 2 सालों की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको दोनों एक्सपेक्टेड अमाउंट भी गिवन है और एक्चुअल अमाउंट भी गिवन है तो आपने अक्रूवल के लिए क्या पिक करना है, हमेशा एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर आपको एक्सपेक्टेड अमाउंट नहीं गिवन तो फिर आपको चारों ना चार क्या पिक करना पड़ेगा, एक्चुअल अमाउंट पिक करनी पड़ेगी, राइट। कैलकुलेशन तो करनी है किसी तरीके से। तो फिर आपने क्या किया, आपने कहा कि ठीक है इन 3 महीनों की भी अमाउंट इत्तेफाक से 18,000 ही बनती है, लेकिन क्योंकि ये पैसे हमें नहीं मिले अभी तक, हम खड़े में 31 दिसंबर 2015 पे, क्लोजिंग की डेट पे, ईयर एंड पे, तो हम क्या कहेंगे, बैंक को तो हम डेबिट कर ही नहीं सकते क्योंकि बैंक में तो वो पैसे आएंगे 1 फरवरी 2016 को, राइट। तो फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम अक्रूड इंटरेस्ट इनकम के नाम से एक एसेट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, एक रिसीवेबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उस्मान क्लियर है। 2 अकाउंट मेथड है। तो इस तरह से अब आप जरा देखो 2015 में टोटल आपके पास नहीं, अक्टूबर वाला तो मिला तो है ना, मिलने का आपने रिकॉर्डिंग तो करनी है ना। 10 अक्टूबर 2015 को आपको बैंक में पैसे तो आए ना, तो ये तो आपका ट्रांजैक्शन तो हो गया। 10 अक्टूबर को कुछ ना कुछ तो करना है ना। आपको इतनी बात पता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसकी रिकॉर्डिंग तो फौरन से होगी, राइट, जिस जैसे कि तैसे। तो क्या रिकॉर्डिंग हुई इसकी, बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो इस साल के उसमें क्यों, क्या मिक्सअप हो रहा है उसमें। आप एक्सपेंस को अलग रखो, इनकम को अलग रखो ना। एक्सपेंस को आप अलग करो, इनकम को अलग करो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो एंट्रीज याद रहेंगी इंशाल्लाह। प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह याद रहेगा, ठीक है। उस्मान मोहसिन क्लियर, परेशान ना हो, प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर होगा। अभी हमें टाइम ही कितना हुआ है, हमारा ये तीसरा या चौथा लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है बल्कि अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का, ठीक है। सिर्फ 2 लेक्चर्स हमारे हुए हुए हैं, तो 2 लेक्चर्स में एकदम से थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। आप प्रैक्टिस करते रहो, इन्हीं सवालों की ओवर एंड ओवर अगेन प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो आपके पास अब देखो टोटल कितना आ रहा है, इंटरेस्ट इनकम 15,000, 18,000 और 18,000, 51,000, राइट। तो फिर आपने क्या करना है, अब साथ ही आप इसके, मैं इसी देखो कभी भी सवाल में ना आपको दोनों का मेथड से सॉल्व करने का आएगा नहीं। मैं आपको इसीलिए करा रही हूं ताकि एक ही सिनेरियो को यूज करके ना हमारे एक तीर से 2 शिकार हो जाए, राइट। इन अदर वर्ड्स हम लोग एक ही जो हमें काम अलग अलग क्वेश्चंस में करना है, हम उससे एक ही क्वेश्चन को पिक करके हम देख लेंगे भाई एक ही सिनेरियो को 2 तरीके से हम किस तरह से कर सकते हैं, राइट। तो आपने इसको इस तरह से कर लिया, इंटरेस्ट इनकम, और 2 अकाउंट मेथड है तो आपको पता है कि 2 अकाउंट्स बनेंगे इसमें, एक आपका इंटरेस्ट इनकम का बन जाएगा और एक कहलाएगा अक्रूड इंटरेस्ट इनकम, और ये एसेट अकाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहली 2 एंट्रीज पड़ी 3 जुलाई को और 10 अक्टूबर को। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, बैंक डेबिट 15,000 और 18,000, राइट। और आखिरी आपकी क्लोजिंग, अब ये अक्रूवल की एंट्री पड़ रही है ना, अक्रूड इंटरेस्ट है ये, अब कहेंगे कि इसको ये अक्रूवल की एंट्री है। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट इनकम आपका फिर क्रेडिट हो रहा है 31 दिसंबर, और किसके अगेंस्ट हो रहा है, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट, कितने से, 18,000 से, ठीक है। और आपका अक्रूड इंटरेस्ट इनकम डेबिट हो रहा है 18,000 से 31 दिसंबर को अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ, इंटरेस्ट इनकम वाला इनकम अकाउंट है, ये तो इनकम अकाउंट है ना, ये इनकम अकाउंट है, ये एसओसीआई में जाएगा इसका इफेक्ट, और ये आपका एसेट अकाउंट है, इसका कैरेट डाउन जो है वो आपका एसओएफपी में जाएगा, ठीक है।
तो इसको जब आप अब क्लोज करेंगे, जब क्लोज करने की बारी आएगी तो आपके पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 51,000। ये आपका आ जाएगा एसओसीआई। आपने सही फिगर तो निकाली थी क्या? आपने सही आंसर दिया था है मोहसिन? क्या मसला आ गया फिर? ठीक है, ये हो गया। फिर आपने इसको भी क्लोज करना है, दोनों अकाउंट्स को क्लोज करना है। इसको जब क्लोज करेंगे तो आपका 31 दिसंबर 2015 पे क्या आ जाएगा? कैरेट डाउन, क्योंकि अब ये प्योरली एसेट अकाउंट है 18,000 से। ठीक है जी, उस्मान क्लियर है बच्चे? जुलेखा? जनरल बात कर रहे थे कि समझ नहीं आ रहा, एंट्रीज मिक्सअप हो जाती हैं। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, प्रैक्टिस से इंशाल्लाह सारा हो जाएगा। चलो जी, अब अगला साल आ गया। मैंने 2 सालों का इसीलिए किया ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रिवर्सल ऑफ वो। ठीक है, रिवर्सल ऑफ अक्रूवल वाला। तो 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016, अब ये वाला हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हो गया। सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस डबल एंट्री को करेंगे रिवर्स, है ना। पहले दिन ही, अगले अकाउंटिंग ईयर में पहले दिन ही आपने क्या डबल एंट्री पास करनी है? जो पिछले दिन, अगर तो टू अकाउंट मेथड है सिर्फ उस केस में, है ना, इंटरेस्ट इनकम को कर देंगे डेबिट और किसको कर देंगे? अक्रूड इंटरेस्ट इनकम अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। कितने से? वही 18,000 रुपए से। तो एक दिन पहले जो आपने डबल एंट्री पास की है, आप अगले दिन, अकाउंटिंग ईयर का पहला दिन, आप डबल एंट्री क्या पास करोगे? इसकी रिवर्सल। बस ये सिस्टम है, ये प्रोसेस है, इसको आपने रट्टा मार लेना है कि अगर टू अकाउंट मेथड है तो उसमें क्लोजिंग अक्रूवल का रिवर्सल होगा सबसे पहले, राइट। तो अगर आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है और उसमें आपको ये दिया हुआ है कि ब्रॉड डाउन गिवन है अक्रूड इंटरेस्ट इनकम अकाउंट में, तो सबसे पहले, यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? 1 जनवरी 2016 को ये कैरेट डाउन क्या बन जाएगा? यहाँ पे ब्रॉड डाउन। ये काम तो आपने सबसे पहले करना है, ये काम तो आपने सबसे पहले करना है। दूसरा काम होगा ये वाला, है ना, दूसरा काम होगा ये वाला। तो अब अगर आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस इन अक्रूड इंटरेस्ट इनकम इज ₹18,000। अक्रूड इंटरेस्ट इनकम यानी कि एसेट अकाउंट, यानी कि इसका ब्रॉड डाउन होगा डेबिट साइड पे। तो सबसे पहला काम फिर आपने क्या करना है? ब्रॉड डाउन को उसकी जगह पे लिख के सबसे पहला काम करना है उसका रिवर्सल करना, है ना, ये डबल एंट्री पास करना। तो अब क्या होगा? अक्रूड इंटरेस्ट इनकम आपने करना है क्रेडिट। 1 जनवरी 2016 को आपने एक डबल एंट्री पास की जिसमें आपने क्या किया? इस ब्रॉड डाउन को कर देना है खत्म। जितना भी ब्रॉड डाउन आ रहा है वो आपने पूरा का पूरा रिवर्स कर देना है। और कहां लेके चले जाना है? क्रेडिट करके डेबिट कर देना है इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। क्लियर है बात? प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, फिंगर टिप्स पे होगा, फिक्र ना करें। ठीक है, उस्मान क्लियर है? हाँ, वो उसमें जाता है, ट्रायल में जाता है, बिल्कुल ठीक। सिंगल अकाउंट मेथड होता तो आपको ये डबल एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं होती, है ना। सिंगल अकाउंट मेथड में हम कोई ये पहले दिन रिवर्सल ऑफ अक्रूवल की एंट्री पास नहीं करते, रिवर्सल ऑफ ब्रॉड डाउन की एंट्री पास नहीं करते, राइट। इसको हम देख लेंगे जब सिंगल अकाउंट से करेंगे, तब इसको देख लेंगे। इतनी बात क्लियर है सबको? आपने इसकी रिवर्सल कर दी, साथ साथ कॉपी भी करते जा रहे हैं। फिर आप आएंगे जी, फिर आप बताएं जी अब 1 फरवरी क्या हो रहा है। 1 फरवरी को आपको पैसे मिल रहे हैं। 1 फरवरी को हम क्या करेंगे? फिर हमने ऑब्वियसली, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो करनी है, हमें पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं? 24,000 मिल रहे हैं, राइट। तो बैंक को हमने डेबिट किया 24,000 से, इंटरेस्ट इनकम को करते गए क्रेडिट 24,000 से। तो हमने ये चीज नोट की है, हमारे पास एक ये पैटर्न बन रहा है कि अक्रूड इंटरेस्ट, अनअर्न्ड इनकम,
अक्रूड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये 4 अकाउंट्स जो है एसेट या लायबिलिटी के इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ या तो साल के शुरू में या साल के आखिर में। तो ड्यूरिंग द ईयर की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट में ही लेके जाते हैं ना। तो बस इस तरह से इसको पैटर्न बनाए, देखें कि कब कौन से अकाउंट की जरूरत पड़ती है, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। 1 फरवरी 2016 आ गया, फिर आपके पास ये 3 और ट्रांजैक्शंस हैं जो इस साल में आपके फॉल करती हैं, तो आपको इन तीनों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। 3 मई 2016 दोबारा से बैंक डेबिट हो रहा है। अभी आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना कि भाई कौन से पीरियड से परटेन कर रहे हैं, कौन कितने मंथ्स को कवर कर रहे हैं, कोई नहीं, बस आप सीधा सीधा डबल एंट्रीज पास करते रहे। ये काम हम करेंगे सबसे आखिर में, ठीक है। 21,000 से पहले आपको पैसे मिले, फिर 3 मई के बाद आपको 5 अगस्त को पैसे मिल रहे हैं 2016, बैंक डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। शुरू में डबल एंट्रीज के साथ पास करते रहेंगे, इंशाल्लाह ये चीजें आपको फिर क्लियर होती रहेंगी। उसके बाद आप डायरेक्टली करना, आपको क्या है, एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली टी अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये तो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कर रही हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आगे जाके इंशाल्लाह आपने सारा काम जहां पे डबल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, ये बात मैं डबल एंट्री के टॉपिक में भी कर चुकी हूँ, जहां पे डबल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं होती वहां पे आपको डबल एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बगैर भी अगर हो सकता है तो करें, टाइम सेव करना है आपको, राइट। लेकिन अगर आपको कुछ इश्यू हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो फिर बेहतर है, गलती करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा टाइम लगा के डबल एंट्रीज कर लो। अब आपके पास आखिरी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो गई। अब आपने देखना है कि कोई अक्रूड इनकम या अनअर्न्ड इनकम तो नहीं है। आप यहाँ पे देखते हो आपको जो सबसे आखिरी लास्ट जो आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो हुआ है 30 नवंबर 2016 तक का। तो दिसंबर के महीना आप गुजार चुके हो, दिसंबर के महीने आपने बेनिफिट दे दिया बैंक को, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट नहीं मिला, यानी कि ये सिचुएशन किसकी हो गई, ये सिचुएशन अगेन अक्रूड इनकम की है कि आपने बेनिफिट दे दिया था, पैसे रखवाए हुए थे बैंक के पास, आपने उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट नहीं रिसीव किया, यानी कि आपका अब ये करंट एसेट एक रिसीवेबल बुक होना चाहिए। तो आप अब 31 दिसंबर पे खड़े हुए, 31 दिसंबर 2016 पे खड़े हुए हैं, आप ये कह रहे हैं कि मेरा एक और मेरा राइट है, दिसंबर के महीने की इंटरेस्ट इनकम मेरे पास आ जानी चाहिए थी, नहीं आई, क्योंकि इसकी मुझे पता है कि वो पेमेंट थोड़ा डिले करेगा। अब क्या करेंगे, अगली जो आपको पेमेंट रिसीव होनी है वो होनी है 31 मार्च 2017 तक के 4 मंथ्स, यानी कि मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर। दिसंबर 2016 हमारा मेन कंसर्न है, इसकी पेमेंट हमारी इसमें शामिल होगी, राइट। तो आपने जिस पेमेंट में हमारा रेलेवेंट मंथ शामिल हो रहा है, दिसंबर का महीना शामिल है, आपने उस अमाउंट को पिक किया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं गिवन। 32,000 4 मंथ्स की फिगर है, जिसमें से हमें सिर्फ अपना एक महीना दिसंबर के महीने की फिगर चाहिए 8,000, राइट। तो आपने ये कहा दिसंबर के महीने का 8,000 रुपए का मैंने बेनिफिट दे दिया है सो फार, और मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला, यानी कि मैंने रिसीवेबल बुक कर लेना है ना, इसको हम कहेंगे अक्रूड इंटरेस्ट इनकम। क्लियर हो गई बात। तो अब आपने 8,000 का दोबारा से करना है, इसको कंप्लीट करेंगे जी। क्लियर है बात। सही है। अच्छा जी, इसको आपने डबल एंट्रीज इसकी पोस्ट कर देंगे 1, 3, 5। मैं सिर्फ फिगर्स लिख देती हूँ, डेट वगैरह आप कर देना 24, 21, 24, 24, ठीक है। यहाँ पे 24 आप फिगर्स चेक कर लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 8,000, राइट। ये काम किया, ये सारे बैंक हैं, फर्स्ट 4 बैंक 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 बैंक, और ये है अक्रूड इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। ये काम किया,
ये आपका टोटल आ गया, आपने इससे निकाली बैलेंसिंग फिगर, और सेकेंड ईयर का आपका जो इंटरेस्ट इनकम आ रहा है वो आ रहा है 83,000। ये चेक कर ले, सबका यही आ रहा है एसओसीआई जी, सबका यही है। चले अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। जुलेखा, उस्मान, यही है आप दोनों का भी। और ये आपका आ गया कैरेट डाउन, ये आपका एग्जैक्टली 8,000। ठीक है जी। अच्छा, आधा छोड़ दिया था, चले ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए था ना। अब आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां पे जाएगा ये, अब आपको ये बात पता लग गई कि ये करंट एसेट की हेडिंग में आप लिखोगे क्या, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, और ये फिगर इसमें करंट एसेट में 8,000 रुपए 31 दिसंबर 2016 को 8,000 रुपए नजर आ रहे होंगे, 31 दिसंबर 2015 को 18,000 रुपए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और एसओसीआई में अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम जारी होगी 83,000 दूसरे साल में और 51,000 पहले साल में। क्लियर हो गई बात। अब इसको जरा जल्दी से देख लें। अगर सिंगल अकाउंट मेथड से इसको सॉल्व करना होता, जो कि मैं आपको बता रही हूं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इन द रिक्वायरमेंट में अगर ये बात मेंशन ना हो कि आपको टू अकाउंट मेथड से करना है या आपको अक्रूड इनकम अकाउंट भी बनाना है, तो आपने क्या करना है, सिंगल अकाउंट मेथड से करना है। सिर्फ मेरी बात सुन ले, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, सिंगल अकाउंट मेथड में 31 दिसंबर को जो आप ये डबल एंट्री पास कर रहे हो, ये डबल एंट्री नहीं पास होगी। कैलकुलेशन होगी सिर्फ 18,000 रुपए की, आप सिर्फ कैलकुलेशन करोगे, और जो डबल एंट्री पास करनी है जिस साइड पे, उधर आप सिंपली लिख दोगे क्या, कैरेट डाउन। ठीक है, तो जब ये कैरेट डाउन लिखोगे, अगले दिन आपको फिर रिवर्सल भी इसकी नहीं करनी पड़ेगी। आपने कोई रिवर्सल एंट्री पास नहीं करनी 1 जनवरी 2016 को। सिंपली क्या कर देना है, पिछले साल तक क्या होगा, 15,000 रुपए की रिकॉर्डिंग होगी, 18,000 की रिकॉर्डिंग होगी, फिर ये जो 18,000 है इसकी कैलकुलेशन जरूर होगी, और ये बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से हमने यहाँ पे किया था, 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, राइट। 18,000 रुपए की कैलकुलेशन की, और अब आपने देखना है कि ये क्या है। ये मैंने इसीलिए आपको चार्ट लिखवाया था कि जब आप ये देखोगे कि 18,000 रुपए का मैंने बेनिफिट दे दिया है, पेमेंट रिसीव नहीं की कि अच्छा इसके ऊपर मुझे करंट एसेट बुक करना है, राइट। जब आपने ये चीज डिटर्मिन कर ली कि ये मेरा अक्रूड इनकम है, मेरा करंट एसेट है, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि एसेट का कैरेट डाउन, मैं बताती हूँ, इंटरेस्ट इनकम का अकाउंट तो कहीं नहीं जाएगा ना एसओएफपी में, मैं आपको बताती हूँ। अब आपने ये देखा कि ये 18,000 का क्या है, बेनिफिट मैंने दे दिया है, पेमेंट रिसीव नहीं की है ना। जब ये चीज आपने डिटर्मिन कर ली, आपने चार्ट में देखा, अपने शुरू में चार्ट को आपको देखना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। ठीक है, आपने कहा कि अच्छा ये अक्रूड इंटरेस्ट का सिनेरियो, ये मेरा करंट एसेट होना चाहिए। 18,000 आप ये कह रहे हो कि मेरा क्या है, मेरा रिसीवेबल है बैंक से, ये मेरा एसेट है, ये मेरा कैरेट डाउन होना चाहिए। एसेट का कैरेट डाउन किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो आपने 18,000 की फिगर डिटरमिन की, और इंटरेस्ट इनकम के ही अकाउंट में क्रेडिट साइड पे वर्किंग आपने दिखानी है कि कैसे आपने कैलकुलेट किया। 18,000 रुपए क्रेडिट साइड पे लिख दिया, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, ये एसेट आपने डिटरमिन किया ना। आपने उसको ऊपर चार्ट को देखा, आपने कहा कि ये मेरा एसेट है, 18,000 की फिगर निकाली, आपने कहा ये मेरा रिसीवेबल है, इसको मैंने कैरेट डाउन दिखाना है, और कैरेट डाउन एसेट का आता है हमेशा क्रेडिट साइड पे। आपने 18,000 को क्रेडिट साइड पे लिखा, 31 दिसंबर लिखा, बैलेंसिंग फिगर अगेन उसी तरह से निकालेंगे, आपके पास सिचुएशन होगी ये। ठीक है, आपने ये काम किया होगा, फिर आप बिल्कुल उसी तरीके से इस अकाउंट को क्लोज करने जाएंगे, 51,000 की बैलेंसिंग फिगर आएगी, इसके आगे आपने लिख देना है एसओसीआई। ठीक है, एसओसीआई लिख देना है। अब आपके पास हो क्या रहा है, आपके पास एक ही अकाउंट में इंटरेस्ट इनकम भी आ रहा है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो अमाउंट जानी है ना 18,000 की, वो भी एक ही अकाउंट में आपको नजर आ रही है।
तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा 18,000 करंट एसेट के अंदर, और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा 51,000 अदर इनकम के अंदर। क्लियर हो गई बात? ये इंटरेस्ट इनकम की अमाउंट है 51,000 और ये करंट एसेट की अमाउंट है 31 दिसंबर 2015 पे। क्लियर हो गई बात? मोहसिन, उस्मान, क्लियर है? तो इस तरह से ये जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल अकाउंट मेथड में इंटरेस्ट के अकाउंट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम सिंगल अकाउंट मेथड के अंदर इंटरेस्ट इनकम एसेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इनकम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, अक्रूड का कैरेट डाउन फिर इधर आए, ये रहा ना अक्रूड का कैरेट डाउन, ये रहा 18,000 इधर ही आ रहा है। अक्रूड इनकम बनेगा ही नहीं अकाउंट, सिंगल अकाउंट मेथड में ये कोई बनेगा ही नहीं ना। एक ही अकाउंट बन रहा है, इंटरेस्ट इनकम का ही अकाउंट बन रहा है जिसमें इनकम भी आ रही है और अक्रूड इंटरेस्ट भी आ रहा है। सिंगल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और उसमें हम दोनों चीजों को मर्ज कर देंगे। अब अगले साल क्या होगा, 1 जनवरी 2016 को आपको क्या करना है, इस 18,000 को सीधा सीधा लिख देना है ब्रॉट डाउन, और इसकी कोई रिवर्सल नहीं होनी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने जो एक्चुअली रिसीव किए आपने उनकी एंट्रीज पोस्ट कर देनी है। देखो मैंने इसीलिए यहाँ पे मिटा दिया, जो 1 जनवरी को आपने रिवर्सल करनी थी 18,000 की, वो अब आप नहीं करेंगे, आपको करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। फिर आपने ये एंट्रीज पोस्ट की 24,000, 21,000, 24,000, फिर आपने दोबारा से 31 दिसंबर पे कैलकुलेशन की 8,000 की आपने कैलकुलेशन एग्जैक्टली उसी तरह से करनी है। किस तरह से की थी, 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, राइट। नहीं, कितने का था, 32,000 था, 32,000। ये काम किया आपने, कहा कि अब ये भी क्या है, 8,000 क्या है, 31 दिसंबर पे हम खड़े होके बोल रहे हैं कि दिसंबर के महीने की हमने बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है लेकिन हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। यानी कि ये भी क्या है, दिसंबर के महीने का अमाउंट जो 8,000 बनता है ये हमारा रिसीवेबल है, ये हमारा एसेट है, ये हमारा कैरी डाउन होना चाहिए और कहाँ पे आना चाहिए, क्रेडिट साइड पे। तो आप इंटरेस्ट इनकम के अकाउंट में गए, क्रेडिट साइड पे आपने लिखा 8,000 और इसको आपने कर दिया कैरी डाउन। ठीक है, ये काम करने के बाद ये चीज नहीं हुई होगी, राइट। आपने 18,000 को ब्रॉट डाउन लिख दिया, पेमेंट्स यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी, कैरेट डाउन लिख दिया। अब बारी आई किसकी, बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग का जब आप काम करेंगे तो 83,000 का अमाउंट आएगा इस साइड पे, इसको आपने टर्म दे देना है एसओसीआई का। बस इस चीज को बस अब आपने याद रखना है, ठीक है, कि कैरेट डाउन होगा कैलकुलेशन के थ्रू और बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो आपका होगा एसओसीआई की अमाउंट। क्लियर होगी बात। तो इंटरेस्ट इनकम के अकाउंट में ही आपको एसेट भी नजर आ रहा है, तो यही अकाउंट आपका अक्रूड इंटरेस्ट का भी अकाउंट बन गया और यही अकाउंट आपका इनकम का अकाउंट भी बन गया। क्लियर हो गई बात जी। उस्मान, बच्चे क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगर नहीं हो रहा बस इसके थोड़ा सा ले लेना इंशाल्लाह फिर। जी एक सेकेंड, क्या इश्यू है? इन सब को एसओएफपी में एक ऑर्डर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मतलब है आपका। ये मैं फाइनल अकाउंट्स करते हुए आपको ऑर्डर बताऊंगी इसका, कि इन सारी चीजों का ऑर्डर कैसे होता है, वो हम फाइनल अकाउंट में करेंगे ना। अभी हमने सीखना है कि अकाउंट्स को बनाने कैसे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मैंने आपको थोड़ा सा फॉर्मेट तो बताया हुआ है ना, थोड़ा सा मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है कि सबसे ऊपर इन्वेंट्री लिखते हैं, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स आता है, फिर आखिरी 2 आइटम्स होंगे बैंक और कैश, है ना। तो बैंक और कैश हमेशा आपके आखिर में होंगे। ये जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं और अक्रूड इनकम होता है ना, ये कैश और बैंक से एक लाइन ऊपर लिखा जाता है। तो इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, फिर ये दूसरे किस्म के एसेट्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाले करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट इनकम हो गया, अक्रूड इनकम हो गया, ये सारे करंट एसेट हैं। ये रिसीवेबल्स के नीचे और बैंक से ऊपर,
कैश और बैंक से ऊपर, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह ऑर्डर में आपको बताऊंगी इसका जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है जी। अभी सिर्फ हम उसके, अभी देखो जो सारा ये जो हम अभी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ही पढ़ रहे हैं। एक तो वैसे ही अलग अलग टॉपिक्स हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व है, राइट, लेकिन हम इनके बाद देखेंगे कि ये सारा काम करने के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते किस तरह है, वो भी तो हमें देखना है ना। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स तभी बनाएंगे कि पहले हम ये सारी, ये इनको कहते हैं, जो हम सारा पार्ट पढ़ रहे हैं ना, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट्स टू द फाइनल अकाउंट्स। सारा आपका हो गया, अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स हो गया, बीआरएस का काम हो गया, आपका भी हम इन्वेंट्री हो गया, डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे वो होगा, एरर्स की एडजस्टमेंट होंगी। तो बेसिकली ये सारा काम हो क्या रहा है, ये सारी तैयारी हो रही है फाइनल रिपोर्ट की प्रिपरेशन के लिए। फाइनल अकाउंट्स तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम अपना अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, अनअर्न्ड और अक्रूड इनकम का काम कंप्लीट ना कर लें। फाइनल अकाउंट्स तब तक नहीं बनते जब तक हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ना बना लें, ठीक है। तो ये सारे काम अब हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं। ये आपके सिलेबस में अलग अलग भी टेस्ट होंगे और ये फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में भी टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चले फिर इसको यही तक रखते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, कल जो आपका वो था मिड टर्म था। अच्छा एक काम ये करते हैं ना, मैंने अभी तक आप लोगों के टेस्ट अभी तक जो है ना वो चेक नहीं किए, तो आप लोग एक काम ये करो ना, मोहसिन उसको मार्क करके कहीं लिख लो, सही है। वो फिर इकट्ठा भी डिस्कस करेंगे ना उसको, इंशाल्लाह मैं कोशिश तो करूंगी कि मैं आज तो वैसे मुश्किल है क्योंकि मेरे पास रेगुलर के भी पेपर्स हैं चेक करने वाले, मेरे जो रेगुलर सेक्शन है तो वो मेरे पास तकरीबन 15-20 और हैं, तो उनमें तो आज मेरा टाइम निकल जाएगा। तो मैं आप लोगों का मोस्ट प्रॉब्ली फिर कल चेक करूंगी, ठीक है। कोशिश करूंगी आज हो जाए, कल मैं आपका चेक करूंगी। कल फ्राइडे है ना, तो सैटरडे को तो हम इंशाल्लाह डिस्कस कर ही लेंगे आपका इंट्रो का जो मिड टर्म पेपर था। तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ वो आज में इंशाल्लाह आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, चलो ठीक है। नहीं नहीं सही है, ईमेल मेरे लिए सही है, ईमेल मेरे लिए सही रहता है। आप मुझे ईमेल फॉरवर्ड कर दो, ये काम कर दो। मेरा ईमेल आईडी है, मैं लिख रही हूँ, ये मैंने मैसेज कर दिया है चैट में, ठीक है। मेरा ईमेल है, आप ईमेल कर दो, मुझे ज्यादा सही रहेगा। अच्छा अब करें एक और सवाल, क्या ख्याल है। अच्छा एक काम ये करें ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने 2 अकाउंट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सिंगल अकाउंट मेथड से करके देख लें, आंसर आपके सेम आएंगे। कैरेट डाउन्स और एसओसीआई आपका सेम होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 चाहे तो आप मुझे अटेम्प्ट करके ना, मोहसिन आप खासतौर पे, मोहसिन और उस्मान आप दोनों मुझे अटेम्प्ट करके ना सिंगल अकाउंट मेथड से मुझे तस्वीर भेज दो, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप कर दो अपना सोल्यूशन, ताकि मैं चेक कर लूं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सिंगल अकाउंट मेथड का या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया। अब हमारे पास मेरे हैंडआउट्स के हिसाब से ना, हमारे पास, मैं अपलोड अभी कर देती हूँ इसको, मैं हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 रहता है, तो उसके बाद हमारा अक्रूवल्स का जो है, ये बहुत छोटा सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, 7 चलो कल कर लेंगे, ठीक है। फिर मैं जो छोटे मोटे और मैं देखूंगी क्वेश्चंस, अगर मुझे पास पेपर के अच्छे नजर आ गए, वैसे तो अभी तक इतना कोई हैवी क्वेश्चन टेस्ट हुआ नहीं है पास पेपर्स में, ठीक है। तो अगर तो कोई और मुझे क्वेश्चन नजर आया तो मैं इंशाल्लाह उसको आप लोगों के साथ सॉल्व कर लूंगी, ठीक है। कौन से बीआरएस का सोल्यूशन? अच्छा पैक के क्वेश्चन बैंक के मैंने नहीं भेजे, ओहो अच्छा चलो मैं अभी बैठ के अपलोड कर दूंगी उसको, मैं अभी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आप मुझे, मोहसिन आप मुझे एक व्हाट्सएप पे एक रिमाइंडर डाल देना, ठीक है। मैं भी, क्लास है मेरी दूसरी, तो उसके बाद सही है सही है, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड कर दूंगी क्लास के बाद। आपने मुझे बस रिमाइंडर डाल देना, मैं दिमाग से निकल गया मेरे, ठीक है। अच्छा अब हाँ, बीआरएस का टेस्ट भी रखना है, तो एक काम ये करते हैं, अगले हफ्ते ना मैं अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स और बैंक रिकंसिलिएशन का इकट्ठा एक टेस्ट ले लेती हूँ, सही है। बीआरएस का माशाल्लाह मैं देख रही हूँ आप लोग तैयारी भी साथ साथ कर रहे हो, तो अच्छी बात है। तो बीआरएस का भी टेस्ट, और एक ही दिन होगा अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का, 2 सवाल मैं डाल दूंगी, एक अक्रूवल एंड प्री पेमेंट का हो जाएगा, एक बीआरएस का हो जाएगा, ठीक है।
ताकि उसकी भी टेस्टिंग हो जाए। और अभी दिसंबर का महीना एंड होने वाला है, जनवरी के पहले हफ्ते सैटरडे मिड टर्म है। तो कोई बात नहीं जुलेखा, मैं अगले हफ्ते बात कर रही हूँ। अगले हफ्ते मैं आपको कर दूंगी ना, वेडनेसडे तक, वेडनेसडे थर्सडे तक टेस्ट रख लेंगे। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, हमारा दिसंबर का महीना ऑलमोस्ट आधा हो गया, ठीक है। आपके पास 10-15 दिन और होंगे। जो हमारा जनवरी का पहला हफ्ता होगा ना, ये वाला, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी 2 को मैं आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट 1 रखूंगी, ठीक है। अब ग्रैंड टेस्ट नंबर 1 होगा एक किस्म का, इसमें मुश्किल सवाल होंगे, ठीक है। जैसे अभी जो मिड टर्म वाला पेपर आया था उसमें तो आसान सवाल भी बहुत थे, राइट, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के थे, और बिल्कुल उसी तरह के थे जिस तरह के हम क्लास में करते हैं, पूरे पूरे क्वेश्चंस उठा के, राइट, पूरे पूरे सिनेरियो। अब जो आपका ग्रैंड टेस्ट होगा उसमें आपने रेडी रहना है, डिफरेंट सवाल होंगे और वो होंगे मुश्किल थोड़े, आई कैप के लेवल के, ठीक है। और हो सकता है उसमें मैं आपको 5-5, 10-10 मार्क के सवाल दूं और उसमें मैं आपको पूरा सिनेरियो सॉल्व करने के बजाय मैं आपको बोलूं इसकी डबल एंट्री बता दे, इसकी डबल एंट्री बता दे, राइट। मुझे सारी जर्नल एंट्रीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इन सिचुएशंस की जर्नल एंट्रीज चाहिए। मैं आपसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, हम इंशाल्लाह अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी मैं आपको अभी साथ साथ कराना शुरू कर दूंगी, जैसे हम उसमें आएंगे, बल्कि मोस्ट प्रॉब्ली अभी अगले हफ्ते से ही ना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का भी जो हमारा चैप्टर है वो है सारा रट्टा बेस्ड है, ठीक है, थियोरेटिकल है। तो मैं ये करूंगी कि मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको शेयर कर दूंगी सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन, और मैं आपको बोलूंगी कि आपने इनको याद करना शुरू कर देना है। मैं आपको समझाऊंगी, जैसे हमारा नॉर्मल एक चैप्टर चल रहा होगा, जैसे क्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स के बाद हमने डेप्रिसिएशन अगर करना है, डेप्रिसिएशन इन्वेंट्री में से मैं कोई टॉपिक कराऊंगी, तो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन चल रहा होगा, और साथ ही मैं आपको उस पूरे हफ्ते का एक असाइनमेंट दूंगी कि आपने ये 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को याद करना है, ठीक है। फिर हफ्ते के आखिर में मैं आपसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सुनूंगी, आप अपना माइक ऑन करके आप मुझे सुनाओगे, या हो सकता है मैं आपको कॉल करूं, ठीक है। आपको कॉल करके मैं अलग अलग, हो सकता है जो आपके मेरे रेगुलर अटेंडीज हैं उनसे, मतलब क्लास के टाइम में ही मैं आपको फोन करूं, इधर से मैं सुनूं, सारे यहाँ पे अटेंडेंस में होंगे, मैं इधर से आपको सुनती रहूंगी, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे हम फोकस नहीं करते, ठीक है, ये बहुत बुरी बात है। अब मैं थ्योरी के साथ भी आपके साथ ये करूंगी कि जो डेफिनेशंस हैं, जो प्रॉपर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, अगर मेरा मूड हुआ मैं आपको बोलूंगी कि जी हफ्ता आपके पास है, आपने इन चीजों को याद करना है, और मैं आपको फोन करके पूछूंगी कि हाँ जी बताएं इसकी क्या डेफिनेशन है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि थ्योरी के जो है वो, हाँ, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे, राइट, क्योंकि थ्योरी के ऊपर आप लोग फोकस करते ही नहीं हो। मैं आप लोगों को जब पेपर चेक करती हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही, ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो उनकी थ्योरी जो है वो बहुत खराब होती है, वो लिख ही नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि आप फिर रट्टा मारो उन चीजों का, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होती है। देखो, 1 मार्क से आप पास और फेल के दरमियान डिफ्रेंशिएट हो जाते हो, राइट। तो 1 मार्क भी आपका मैटर करता है, तो आपने थ्योरी को इतना लाइटली नहीं लेना। हो सकता है थ्योरी की वजह से आप बच जाओ, राइट, हो सकता है आप रट्टे की वजह से थोड़ा बच जाओ, हो सकता है आपको 50% मार्क्स आपके उसके आ जाए। तो क्योंकि रिजल्ट इस दफा बहुत खराब हो रहे हैं, आए हैं 2-3 अटेम्प्ट से बहुत इंट्रो का रिजल्ट खराब आ रहा है, इस वजह से अब मैंने थोड़ी सख्ती करनी है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर सख्ती करनी है। टेस्ट मुझे अल्लाह का शुक्र है, जितने भी रेगुलर अटेंडीज हैं मुझे तकरीबन सारे ही मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करके दे रहे हैं। मिड टर्म का मुझे रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है सबने, विच इज वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पर तो आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। बाकी थ्योरी पे हम इस तरह से फोकस करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर आपकी अटेम्प्ट में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के 4-4, 5-5, 6-6 मार्क्स के सवाल आए हुए हैं, और उसमें इस तरह से नहीं हो रहा कि वो सीधा सीधा आपसे पूछ रहे हैं कि जी फलाना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन बताएं। वो सिनेरियो देता है आपको, और उस सिनेरियो पे आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है। तो मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी ना, वो आपका एक तो थ्योरी, एक तो डेफिनेशन तो होगा ही होगा, साथ ही मैं आपसे पूछूंगी कि जी ये सिनेरियो है, आपने मुझे बताना है कि इस सिनेरियो में कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है।
तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने रट्टा नहीं मारना, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको साथ साथ जैसे डेप्रिसिएशन एक क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको हो सकता है एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बता दूं और उसकी डिस्कशन मैं कर लूं, उसको मैं आपको समझा भी दूं, फिर मैं आपको अगले दिन एक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इसी तरह क्लास के शुरू में 5-10 मिनट समझा दूं, फिर एक और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो हर हफ्ते अगर हम 3-3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी करेंगे तो हमारा दिसंबर के महीने में सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह पे मैं आपका टेस्ट भी लेती रहूंगी, तो हर हफ्ते जो हम 3-3 कर रहे हैं उसका आपको रट्टा भी लग जाएगा, आपको उसकी समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो नॉर्मली पिछली दफा क्या हुआ था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो पिछली दफा असल में इतनी ज्यादा मैंने सख्ती की नहीं थी सही है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम लोगों ने किया था बिल्कुल आखिर में, आखिरी दिन, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, आधे पौने घंटे में सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स मैं आपको करवा सकती हूँ, राइट। लेकिन मसला यही आता है, पिछली दफा भी पेपर में डिफरेंट सवाल आ गया था, डिफरेंट इन द सेंस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का कभी भी सीधा सीधा डेफिनेशन नहीं आया। मैंने आपको बताया कि वो सिनेरियो बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताएं, इसमें अप्लाई क्या हो रहा है। तो उसमें फिर आपको जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है और इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या क्या है, किस किस सिनेरियो में कैसे ये हम बोलेंगे कि इसमें ये प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें कंसिस्टेंसी का लग रहा है, राइट। तो इसमें ये थोड़ा जरूरी हो जाता है कि आपको समझ में आ रहा हो। तो इंशाल्लाह हम इसको करेंगे, साथ साथ ये हमारा छोटा सा एक एक्टिविटी रहेगी, उसमें फिर हमारा पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करना है, ये काम हम करना शुरू करेंगे अगले हफ्ते से इंशाल्लाह। अभी तो आपका मिड टर्म का वीक है, सही है। अच्छा, फिर 2 जनवरी को मैं आपको अभी बता रही हूँ, 2 जनवरी को मंडे के दिन आपका ग्रैंड टेस्ट नंबर 1 होगा। 3 ग्रैंड टेस्ट होंगे टोटल, ठीक है। मिड टर्म आपने कर लिया है, बीआरएस से पहले तक की प्रोविजन की तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपने ये करना है कि अगले 15 दिन, और उसमें मैं इस तरह से करूंगी, 2 जनवरी को जो आपका टेस्ट होगा ना 2 जनवरी को, उसमें पिछले हफ्ते तक के सारे टॉपिक्स होंगे। अब मैं ये नहीं करूंगी कि अभी अभी तो हमने डेप्रिसिएशन का खत्म किया तो चलो इसकी तैयारी का टाइम नहीं देना। देखिए अब दिसंबर का महीना आधा हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो जो टॉपिक हम कर रहे हैं आपने ये इंतजार नहीं करना कि चलो ठीक है फरवरी में मैं इसकी रिवीजन कर लूंगी, अभी तो हमने ये पढ़ाई की है इसकी, अभी तो हमने क्लास में पढ़ा है। साथ साथ उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल उसी तरह से करना शुरू कर देनी है। बिल्कुल आसान टॉपिक्स हैं। अच्छा चलें, गुड हो गया। अलग अलग होंगे ग्रैंड टेस्ट, 3 अलग अलग होंगे ना, क्योंकि 2 जनवरी तक हमने सारे टॉपिक्स थोड़ी किए हुए होंगे। बिल्कुल 31 दिसंबर तक, जो 2 जनवरी को टेस्ट होगा उसमें 31 दिसंबर तक, यानी कि दिसंबर के महीने तक हमने जितना भी कवर कर लिया है स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, इन 3 महीनों में हमने जितना भी कवर कर लिया है वो सारा ग्रैंड टेस्ट नंबर 1 में टेस्ट होगा, ठीक है। जिसमें आपका मिड टर्म का सारा कुछ प्लस बीआरएस प्लस इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन जितना भी हमने किया होगा। क्लियर हो गई, ठीक है। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ पार्टनरशिप तो नहीं हुआ बच्चे, पार्टनरशिप तो हमने आखिर में करना है, वो तो ग्रैंड टेस्ट नंबर 3 में टेस्ट होगा, सही है। फिर उसके 2 हफ्ते के बाद 16 जनवरी को, जनवरी के महीने में जो हमने एडिशनल टॉपिक्स किए हुए होंगे, 16 जनवरी को आपका ग्रैंड टेस्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। अब उसमें मैंने जो पिछली दफा जो ग्रैंड टेस्ट नंबर 2 लिया था उसके अंदर तो सिर्फ मैंने एडिशनल जो टॉपिक्स थे ना उनको टेस्ट किया था, यानी कि जो ग्रैंड टेस्ट नंबर 1 में टॉपिक्स टेस्ट हो गए उनको मैंने नहीं शामिल किया था, ठीक है। तो ग्रैंड टेस्ट नंबर 2 में सिर्फ 1 या 2 और टॉपिक्स मिला के उसके 3 से 4 सवाल, 50 मार्क का कोई पेपर हो सकता है, हो सकता है 25 मार्क का, और डिपेंड करता है। ग्रैंड टेस्ट से मुराद क्या है कि छोटे छोटे बैचेस में मैं टॉपिक्स को डिवाइड करके मैं इकट्ठा उन टॉपिक्स का टेस्ट करूंगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ग्रैंड टेस्ट नंबर 1 में आपके मोस्ट प्रॉब्ली डेप्रिसिएशन तक के टॉपिक्स आएंगे। ग्रैंड टेस्ट नंबर 2 में हो सकता है मैं एरर्स के साथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग इक्वेशन को टेस्ट कर लूं, ठीक है। और जो ग्रैंड टेस्ट नंबर 3 होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप्स का, और वो ग्रैंड टेस्ट नंबर 3 होगा समवेयर इन फरवरी के फर्स्ट वीक में, क्योंकि जनवरी 31 तक हम अपना फोकस करेंगे सिलेबस कंप्लीट करने का। उसके बाद हो सकता है 1-2 आपकी मैं क्लासेस रख दूं डिस्कशन के लिए, क्वेरीज वगैरह का, और फिर आपका ग्रैंड टेस्ट नंबर 3 होगा, ठीक है।
और फिर जो आपका इकट्ठा सारी चीजें होंगी वो आपका मॉक पेपर तो होता ही है, ठीक है। मॉक एग्जाम तो आपका होगा ही। मॉक एग्जाम आपका होगा समवेयर इन ये वाला वीक, फरवरी का ये वाला जो है ना वीक, तकरीबन नॉर्मली इसी वीक में होता है, 10-15 दिन पहले होता है एग्जाम से, ठीक है। वो आपका बैक की तरफ से ही होता है, वो सबका एक ही मॉक पेपर होता है। उसमें फिर आपके सारे अक्टूबर से लेके जनवरी तक जितने भी हमने टॉपिक्स किए हुए सारे सिलेबस में शामिल हैं, फिर वो सारे उसमें टेस्ट होंगे। क्लियर होगी बात, ठीक है। लेकिन मेरे अपने जिनको मैं ज्यादा फोकस करूंगी, मैं तो अपने ग्रैंड टेस्ट के ऊपर ज्यादा मतलब चाहूंगी कि मुझे उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नजर आए। उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो नेचुरली सी बात है मॉक की भी तैयारी आपकी हो गई, आपकी इंशाल्लाह फिर आई कैप के पेपर की भी तैयारी हो गई। पार्टनरशिप से अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। इंट्रो में पार्टनरशिप तो अब बहुत आसान हो गया है, ठीक है, बहुत आसान हो गया। अब आप पार्टनरशिप से डरना है FAR 1 में, ठीक है। पार्टनरशिप में चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो आपका आएगा FAR 1 के अंदर। अब अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है बात। तो मैं 15 दिसंबर को ये वीडियो गवाह रहेगी, रिकॉर्डिंग गवाह रहेगी कि मैंने आप लोग को ग्रैंड टेस्ट नंबर 1 के बारे में तो एटलीस्ट बता दिया है। 2 जनवरी है ग्रैंड टेस्ट नंबर 1 की डेट, और उसमें आपने इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन को भी साथ साथ करना है। भले इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन का मैंने क्लास टेस्ट लिया हो या ना लिया हो, ठीक है। BRS मैंने मिड टर्म में इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने BRS का क्लास टेस्ट नहीं लिया हुआ था, क्योंकि अभी अभी रिसेंटली हमने उसको खत्म किया था, राइट। लेकिन अब ग्रैंड टेस्ट के लिए, क्योंकि दिसंबर के महीना अब खत्म हो जाएगा, तो आप लोगों ने, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, वो मैं बताती हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने साथ साथ तैयारी करनी है, उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। अच्छा जी, आई कैप ने ये कहा है कि आपने अपने आंसर को भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से सॉल्व करना है। ब्लू पेन, ब्लू इंक पेन, ब्लू बॉल पॉइंट पेन आर नॉट अलाउड। इवन इंक पेन्स अलाउड नहीं है, ठीक है। उसने स्पेसिफिकली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का बोला है। तो अब आपने जो भी मार्कर्स तो बिल्कुल भी नहीं, मार्कर्स तो पहले भी अलाउड नहीं थे, कैंसिल हो जाता है आपका पेपर अगर आप मार्कर यूज करते हो तो, ठीक है। मार्कर्स तो अलाउड ही नहीं है, ब्लू हो ब्लैक हो जो भी हो। ब्लू पेन्स अभी किसी फॉर्म के अलाउड नहीं है, कोई भी नहीं। बच्चे मैं आपको कह रही हूँ ना, ब्लैक पेन और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही आपने पूरा पेपर सॉल्व करना है, भले हेडिंग हो, भले लाइनें लगानी हो, भले जो भी करना हो, भले अंडरलाइन करना हो, व्हाटसोएवर। ब्लू पेन किसी भी किस्म का अलाउड नहीं है, मार्कर तो वैसे ही अलाउड नहीं है, ठीक है। गलत है ना, नहीं, कैंसिल हो जाता है आपका पेपर। पर मार्कर्स तो वैसे ही अलाउड नहीं है। कलर्ड पेन्स आर नॉट अलाउड एट ऑल, मार्कर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल, भले ब्लू या ब्लैक, ठीक है। अब जो पहले हो चुका वो हो चुका, सही है। मार्कर्स अगर पहले यूज करते थे, क्वेश्चन नंबर को आपको क्यों प्रेजेंटेशन पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हो आप लोग? अंडरलाइन कर दो उसको, 2 दफा अंडरलाइन कर दो। तो बच्चे अंडरलाइन कर दो ना, हेडिंग के लिए अंडरलाइन कर दो। ये बात याद रखो, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है अभी कि इसमें आपने खूबसूरती से लिखना है और प्यारा प्यारा लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आपने सिर्फ नीटनेस का ख्याल रखना है, क्लैरिटी का ख्याल रखना है। बाकी आप अंडरलाइन करते हो, क्या आपने क्या नहीं बताया किसी ने? मैं बता रही हूँ ना अभी आपको, अभी मैं आपको बता रही हूँ, अभी मिड टर्म में जो हो गया सही है, ठीक है। मार्कर का किसी ने बताया? आपने पहले कैफ के पेपर्स दिए हुए, उसमें किया हुआ है, मार्कर यूज किया हुआ है? अच्छा, पता नहीं, मैंने कभी भी नहीं यूज किया क्योंकि मुझे लगता था कि मार्कर्स वैसे अलाउड नहीं है। सही है, मार्कर्स आर नॉट अलाउड। तो एनीवे चलो, अब अल्लाह का शुक्र है हो गया, वो कैंसिल नहीं किया उन्होंने आपका पेपर, सही है। तो अब यही करना है। मार्कर्स आपने इंट्रो में किया था, प्रिकॉशन बेहतर है ना। आप ऊपर से देखो, इतना टाइम मत लगाओ ना कि अभी ये वाला पेन उठा रहे हो। मैंने हमेशा, जब ये अलाउड भी था ब्लैक और ब्लू, मैंने कभी भी 2 पेन से काम नहीं किया, बहुत कम किया होगा मैंने। उस टाइम पेपर के टाइम पे इतनी अजीब हालत हुई होती है, आपको बस पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार पेन स्वैप करने से बेहतर है मैं वही करती थी। मैं हेडिंग डालनी होती थी, उसको ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लेटर्स में लिख दें, अंडरलाइन कर दें अगर कोई हेडिंग है तो। अव्वल तो हेडिंग्स की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, हाँ थ्योरी में जरूरत पड़ती है।
मैं इंट्रो की बात कर रही हूँ। अकाउंटिंग के अंदर तो हेडिंग्स वगैरह कौन बनाता है, राइट? ज्यादा से ज्यादा आपको टी अकाउंट का भी टाइटल लिखना है, उसको सिंपल उसमें लिखे, उसको कोई बड़ा मोटा बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, कोई वो करने की जरूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग में एटलीस्ट आपको कोई भी इस तरह से एक्स्ट्रा चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, थियरी में आप कर सकते हो, ठीक है? पेंसिल पेंसिल तो यूज कर सकते हैं। पेंसिल तो जिस तरह टी अकाउंट बनाने के लिए आप पेंसिल से टी बना सकते हो। वर्किंग में देखो, पेंसिल से वर्किंग करना यानी कि लिखना वो प्रेफर्ड नहीं है, सही है? पेन से ही लिखो। हाँ, लाइनें खींचने के लिए यस आप पेंसिल यूज कर लो, ठीक है? लाइंस वगैरह खींचने के लिए पेंसिल यूज कर लो, लिखो मत पेंसिल से, क्योंकि पेन ऑफिशियल है ना आपका। पेंसिल तो हम बचपन में यूज करते थे जब हम केजी में होते थे या 1 क्लास तक, राइट? तो लिखने के लिए भी पेन को यूज करो, और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, कोई पॉइंटर ना लेके जाओ, क्योंकि नहीं पता ना, ये ना हो कैंसिल हो जाए। अभी आर्ग्यू करने की इसमें जरूरत नहीं है ना कि अच्छा ये वाला कर लें, ये कर लें, जो लिखा हुआ है वही करो। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ठीक है? पियानो का होता है, बाकी दूसरे उनका होता है। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन अभी से ही खरीद लें सारे। ब्लू पेन्स को अपने वैसी प्रैक्टिस के लिए यूज कर लें, आप कहीं और यूज कर लें, प्रैक्टिस ही करना शुरू करें ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, ठीक है? और उसी में कोशिश करें। अब अपने आप थ्योरी के टीचर्स से पूछ लो, इकोनॉमिक्स के टीचर से पूछ लो कि अच्छा जी अब उसमें अगर हम हेडिंग देना चाहें तो क्या करें, मुझे उसका नहीं पता, मैं सिर्फ आपको अकाउंटिंग का बता रही हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता कि उसमें उनका क्या स्टांस है, उसमें ब्लू यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, मुझे उनका नहीं पता। मैंने आर्टिकल्स किए थे कराची से, केपीएमजी कराची ऑफिस से। अच्छा उस्मान, बॉल पॉइंट पेन नहीं होता है ना, और क्या होता है? ठीक है, बॉल पॉइंट। अब ये तो फिर इंग्लिश वाली बात आ गई ना। सही है, ठीक है। अच्छा चलें, एक्स्ट्रा बातें बहुत हो गई, एक ही सवाल कर लें, ये वाला क्वेश्चन एक कर लें, ताकि क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ हमारा रह जाए कल के लिए, और फिर कल हम क्वेश्चन नंबर 7 करके एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स को क्लोज करें अपना, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जल्दी से आ जाए। छोटा सा बहुत सवाल है, लेकिन ये एक इस तरह का सवाल है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई क्वेश्चन में आपको शायद ट्विस्टेड सी चीज भी दे दी जाए, हालांकि इतनी ट्विस्टेड नहीं है। यहाँ पे देखें जरा, अब इसमें इन्होंने मिक्स कर दिया आपको, ठीक है? अब इंग्लिश इन्होंने इस्तेमाल किया है, इंग्लिश के हिसाब से हमें देखना है कि इनकम है या एक्सपेंस है। अभी क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मैंने आपको मतलब बता दिया था। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब ये कि पूरी चीज में से उसने एक रेलेवेंट आपको हिस्सा दे दिया, ठीक है? जिस चीज के बारे में वो आपको टेस्ट कर रहा है, तो पूरा ट्रायल बैलेंस देने के बजाय उसने ट्रायल बैलेंस का आपको एक हिस्सा दे दिया जिसके बारे में वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहा है। The following extracts from the trial balance TB यानी कि trial balance of Yusuf Enterprises pertain to the rent income from renting out various buildings in the years 2012 and 2013। तो चलो ये बात तो हमें पता लग गई कि ये इनकम से रिलेटेड है, राइट? अच्छा, ये मैंने आपको कह दिया कि इनकम और एक्सपेंस मिक्स्ड है, नहीं ये वाला वो वाला नहीं है, ठीक है? वो आगे क्वेश्चन नंबर 7 है जो इंटरेस्ट इनकम और इनकम्स और एक्सपेंसेस मिक्स वाला है, ठीक है? अब ये चले, ये भी आपका इनकम से पर्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, रेंट ओड बाय टेनेंट्स, ये इसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। रेंट ओड बाय टेनेंट्स 31 दिसंबर 2013 और 31 दिसंबर 2012 की फिगर्स हैं। रेंट ओड बाय टेनेंट्स 1500,000 और 9,40,000, और नीचे लिखा हुआ है रेंट प्रीपेड बाय टेनेंट्स 3,20,000 और 5,40,000। rental income included in the statement of comprehensive income during the year ended 31st December 2013 was rupees 8.5 million। तो सबसे पहले तो आपने ख्याल इस बात का रखना है कि ये जो इन्होंने आपको 4 फिगर्स दी हुई है ये है रुपीज इन थाउजेंड। रिक्वायरमेंट पर आए, प्रिपेयर रेंटल इनकम अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। सिंगल अकाउंट मेथड, डबल अकाउंट मेथड, कौन सा? एक ही अकाउंट मांग रहा है ना? एक ही अकाउंट मांग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिंगल अकाउंट मेथड बनाना है, इससे फॉलो करना है इसको। आपने किया क्या बनाना है आपको? रेंटल इनकम अकाउंट, राइट? आपने अपना टी अकाउंट खोला,
ठीक है जी, आप इसको रेंटल इनकम अकाउंट आपने खोल दिया, ठीक है। अब आप आ रहे हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। चलें जी, ये जो इन्होंने हमें बैलेंसेस दिए हैं 31 दिसंबर 2012 और 13 पे, ये क्या है? ये कैरेट डाउन्स और ब्रॉड डाउन्स हैं। अब देखना ये है कि दोनों आपको नजर आ रहे हैं ना, एसेट्स भी नजर आ रहे हैं, लायबिलिटी भी। किस तरह से? रेंट ओड बाय टेनेंट्स, क्या है ये? उर्दू में बताएं, लेमैन टर्म्स में बताएं, ये क्या है? ये वो अमाउंट है पिछले साल के एंड पे 31 दिसंबर 2012। करंट ईयर हमारा कौन सा है? ईयर एंड 31 दिसंबर 2013 है, राइट। तो पिछले साल के एंड पे 9,40,000 का अमाउंट ऐसा था जिसके अगेंस्ट टेनेंट्स ने बेनिफिट हमारे से ले लिया था, लेकिन हमें पेमेंट नहीं दी थी, है ना। इधर आ जाए, ये वाला सिनेरियो है। रेंट ओड बाय टेनेंट्स, टेनेंट्स हमें ओ करते थे रेंट। क्यों ओ करते थे रेंट? क्योंकि उन्होंने बेनिफिट ले लिया था। हमने जो उनको अपनी बिल्डिंग दी हुई थी, उन्होंने बिल्डिंग को इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन हमें पैसे नहीं दिए थे। बात क्लियर हो गई? 9,40,000 का उन्होंने हमारे से बेनिफिट ले लिया था, 9,40,000 की उन्होंने हमें पेमेंट नहीं की थी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि टेनेंट्स ने हमें इतने पैसे अभी देने हैं। फॉलो कर रहे हैं बात? इस साल के एंड पे कितनी अमाउंट है वो? 1.5 मिलियन, है ना। तो 1.5 मिलियन का अमाउंट टेनेंट्स ने हमें अभी पे करना है। ये दोनों अमाउंट्स क्या है हमारी? एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है? एसेट है, राइट। रिसीवेबल है ये हमारा हो गया ब्रॉड डाउन रिसीवेबल, ये हमारा हो गया कैरेट डाउन रिसीवेबल, राइट। एसेट है हमारा, अक्रूड इनकम है। इतनी बात तो आपको पता है कि एसेट का ओपनिंग क्या होता है? ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे होता है, राइट। तो आप बिल्कुल इसी तरह से कर दें। 31 दिसंबर 2012 की फिगर या 1 जनवरी 2013 सेम चीज होती है। इसको हमने लिख दिया ब्रॉड डाउन 9,40,000, पूरी अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। पूरी अमाउंट लिखें या फिर सारी फिगर्स को थाउजेंड्स में लें, दोनों को स्टैंडर्ड बना लें, राइट। दोनों में से किसी एक को। इतनी बात क्लियर है? 9,40,000 यानी कि हमारा ये क्या है? ओपनिंग रिसीवेबल है, ओपनिंग अक्रूड इनकम है, राइट। ये आपका क्या हो गया? अक्रूड इनकम का ब्रॉड डाउन। क्लियर है बात? तो ये आपने लिख दिया क्योंकि ये एसेट है, 9,40,000 इधर आएगा। इसी तरह 1.5 मिलियन भी हमारा एसेट है क्लोजिंग डेट पे, तो इसका कैरेट डाउन हमेशा आता है दूसरी साइड पे। 31 दिसंबर 2013 इसको भी हमने कैरेट डाउन लिखा और 1.5 मिलियन यहां पे लिख दिया। क्लियर है बात? सही है जी। मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, ठीक है। चले, तो आपने क्या किया? ओपनिंग में यहाँ पे लिख दिया, क्लोजिंग में यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है बस आपने रेंटल इनकम अकाउंट बनाना है। हमें नहीं पता कि बैलेंसिंग फिगर क्या है, पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें जो मिली हुई है हम उसको तो डालें ताकि हमें पता लगे कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन क्या था, हमें निकालना क्या है, राइट। फिर आप आ जाए इधर, रेंट प्रीपेड बाय टेनेंट्स। आपको अब क्या रिसीव हुआ है? याद है कंट्रोल अकाउंट्स में कस्टमर्स ने जो हमें एडवांस दिया हुआ होता है वो हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और कंट्रोल अकाउंट्स में भी हमने देख लिया कि कुछ कस्टमर्स से हमें रिसीवेबल होगा और कुछ कस्टमर्स से हमें उसी डेट पे लायबिलिटी भी हो सकती है, राइट। तो एक ही टाइम पे ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे भी हो सकता है, क्रेडिट साइड पे भी हो सकता है, कैरेट डाउन भी दोनों साइडों पे हो सकता है एक ही डेट पे, राइट। कि कुछ कस्टमर्स को हमें पे करना हो, कुछ कस्टमर्स ने हमें एडवांस दिया हुआ और बाकी कस्टमर्स से हमें रिसीवेबल हो। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कुछ टेनेंट्स ने हमें अभी पैसे देने हैं और कुछ टेनेंट्स ऐसे हैं जिनसे हम पैसे एडवांस में ले चुके, राइट। तो एक ही डेट पे 31 दिसंबर पे 9,40,000 आपका एसेट है
और 5,40,000 आपका ओपनिंग लाइबिलिटी बन जाएगा कि आपके पास 31 दिसंबर 2012 पे खड़े होकर आप ये कह रहे थे कि 5,40,000 का रेंट मैंने एडवांस में ले लिया है टेनेंट से, मैंने अभी तक ऑब्वियसली क्योंकि टाइम ही नहीं गुजरा तो अभी तक बिल्डिंग उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, तो ये जो अमाउंट है 5,40,000 और 3,20,000 के लिए, इसके लिए हम कहेंगे कि हमने पेमेंट इनसे ले लिया है, बेनिफिट अभी तक नहीं दिया हुआ, इसीलिए इधर प्रीपेड का टर्म इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी क्या सिचुएशन है, लायबिलिटी सिचुएशन है। तो पिछले साल का क्लोजिंग यानी कि इस साल का ओपनिंग 1 जनवरी 2013 को एक और ब्रॉड डाउन आ जाएगा और वो आएगा क्रेडिट साइड पे 5,40,000। क्लियर है? और इसी तरह 31 दिसंबर 2013 पे कुछ टेनेंट्स से हमने प्री पेमेंट ली हुई थी, एडवांस रेंट लिया हुआ था, तो ये भी क्या है, ये भी क्रेडिट बैलेंस है, राइट, लायबिलिटी है। लायबिलिटी का कैरेट डाउन 31 दिसंबर 2013 पे कैरेट डाउन इसका आएगा डेबिट साइड पे, राइट, और ये आपने लिख दिया 3,20,000। इधर तक क्लियर है? लाइनें छोड़ छोड़ के लिखेंगे क्योंकि आपको पता है ब्रॉड डाउन सबसे ऊपर लाइन में आता है, कैरेट डाउन सबसे निचली लाइन में आता है, तो बीच में भी चीजें आनी है, राइट जी। उस्मान और मोहसिन क्लियर है? ये चारों चीजें तो आपने लिख दी। अब क्या लिखा हुआ है, रेंटल इनकम इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 वाज रुपीज 8.5 मिलियन। ठीक है, ये क्या फिगर है, ये जो हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना एसओसीआई की, ये उन्होंने वो अमाउंट हमें दे दी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और उसके आगे एसओसीआई लिख देते हैं, इन्होंने ये हमें एसओसीआई की फिगर दे दी कि जो अमाउंट आपका एसओसीआई में लिखना है वो कितना लिखना है, 8.5 मिलियन। अब आप ही अपने पास एक चीज लिख लें, इनकम के अकाउंट के अंदर, इनकम के अकाउंट में एसओसीआई वाली जो अमाउंट आएगी ना वो आपको नजर आएगी हमेशा डेबिट साइड पे। क्यों आएगी ये इंशाल्लाह मैं कल आपको समझाऊंगी। ठीक है, ये जो मैंने आपको बात करनी है ना ट्रांसफर एसओसीआई बनता किस तरह है। एक्सपेंस के अकाउंट में भी एसओसीआई की फिगर आती है, बैलेंसिंग फिगर, वो हमेशा आती है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो अब आपको अमाउंट इन्होंने दे दिया 8.5 मिलियन, अब आपको ये नहीं पता कि ये 8.5 मिलियन डेबिट पे लिखना है या क्रेडिट पे लिखना है, इसके लिए आपने इस बात को याद कर लेना है। वैसे तो बैलेंसिंग फिगर होती है ना एसओसीआई की, हमें कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि ये कहाँ पे लिखना है, वो जहां पे भी शॉर्टफॉल आता है वहां पे हम बैलेंसिंग फिगर लिख के उसके आगे एसओसीआई लिख देते हैं, नॉर्मली ये होता है। लेकिन यहाँ पे अब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने आपको एसओसीआई की फिगर लिख दी है, बता दी है, और अब आपको खुद ये डिटर्मिन करना है कि ये किस साइड पे लिखेंगे। टी अकाउंट तो आपको बनाना है। क्लियर है ना बात मोहसिन, उस्मान, जुलेखा? तो ये बात अभी आप लोग लिख लो अपने पास, इनकम अकाउंट में एसओसीआई की अमाउंट आएगी डेबिट साइड पे, एक्सपेंस के अकाउंट में एसओसीआई की अमाउंट आएगी क्रेडिट साइड पे। तो ये कौन सा है, इनकम का अकाउंट है, यानी कि एसओसीआई की फिगर आपने 8.5 मिलियन की लिख देनी है किधर, डेबिट साइड पे। यहां पे आपने लिख दिया और डेट आप डाल दें साल के आखिर की 31 दिसंबर 2013 की, राइट, ये काम कर दिया। अब आपको कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है नहीं, लेकिन आपको ये बात पता है कि हमें जो पैसे मिले हैं बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू, उसकी डबल एंट्री हमें कोई नजर नहीं आ रही, यानी कि अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो अब किस चीज की आएगी, बैंक या कैश की। नॉर्मली क्या होता है, जो पैसे हमें मिल रहे होते हैं बैंक में, हम उनकी डबल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं और एसओसीआई बैलेंसिंग निकालते हैं। यहाँ पे एसओसीआई आपको गिवन है और बैलेंसिंग अब क्या निकलेगी, कैश या बैंक। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से भी थोड़ा डिफरेंट सवाल आपके पास आ सकता है। ये तो बहुत ही सिंपल सिनेरियो मुझे एक मिला था तो मैंने इसका क्वेश्चन डाल दिया, राइट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह से गिवन हो तो आपने ख्याल रखना है, आपने फ्लो में नहीं चलते जाना कि हम नॉर्मली यही कर रहे होते हैं कि हमें बैंक की फिगर गिवन होती है, चलो जी उसकी ये 8.5 मिलियन का ना बैंक डेबिट और इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। तो आप ये ना हो कि 8.5 मिलियन यहाँ लिख दो, गलत हो जाएगा पूरा, राइट। 8.5 मिलियन क्या है, एसओसीआई की अमाउंट है, वो डेबिट साइड पे आएगी।
तो अब आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, अब ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, 7720,000, राइट। 7720,000, ये बैलेंसिंग फिगर 31 दिसंबर 2013 ही डेट डाल देंगे, और ये बैलेंसिंग फिगर किसकी होगी, कैश या बैंक के। टोटल आपको जो रेंट रिसीव हुआ है कैश या बैंक के थ्रू टेनेंट से ड्यूरिंग द ईयर, वो रिसीव हुआ है 7.72 मिलियन। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका पूरा जो है अकाउंट इस तरह से कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसमें बैलेंसिंग फिगर आपकी निकल आई ये वाली। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, राइट। लेकिन इसमें सिर्फ ख्याल किस चीज का रखना था कि सवाल में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है एसओसीआई की, इनकम चार्ज टू इनकम इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लास्ट रिपीट कर दूं, बैलेंसिंग फिगर निकाल ली उस्मान, आपने इतनी की प्लॉटिंग कर दी। जब आप बैलेंसिंग फिगर निकालने लगे तो आपने देखा कि क्रेडिट साइड कम है, कितने से कम है, 7720 से, है ना। जब आपने ये सारे डाल दिया, कैरेट डाउन्स और ब्रॉड डाउन्स लिख ली है, एसओसीआई की अमाउंट लिख दी जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब जब आपने टी अकाउंट को देखा तो आपका क्रेडिट साइड पे आपका शॉर्टफॉल था, कितने से था, 7720 से। आपने ये 7720 की फिगर यहाँ लिख दी। अब आपको ये नहीं पता कि 7720 अमाउंट तो आ गई, चलो डेट भी हमने साल की आखिरी दिन की डाल दी, लेकिन पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, पर्टिकुलर्स में आएगा कैश एंड बैंक, कैश या बैंक, हमें नहीं पता। तो ये बेसिकली क्या है, अब सवाल के अंदर नॉर्मली इससे पहले हमें सवालों में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई थी, बैंक में कितने पैसे आए और कब आए, है ना। बैंक में कितने पैसे आए, बैंक में कितने पैसे आए। बैलेंसिंग फिगर हम इससे पहले सवालों में क्या निकाल रहे थे, एसओसीआई की अमाउंट क्या होगी, है ना। बैलेंसिंग फिगर हमारी वो निकल रही थी, जिस तरह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एसओसीआई सेपरेट वाला बोले तो सेपरेट वाला ही करेंगे। उसमें मैं बता देती हूँ, अगर सेपरेट वाला बोलेंगे तो किस तरह से करेंगे इसको, राइट। अब देखो इसमें क्या होता था, जो हमने ये वाला काम किया, क्योंकि इनकम है ना बच्चे, इनकम है ना, तो इनकम में बैंक में पैसे आपके आएंगे, हमेशा पैसे आप रिसीव करोगे, तो बैंक डेबिट होगा और इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा हमेशा। यस, इनकम के केस में तो ये होगा ना, इनकम आपकी होगी क्यों, क्योंकि पैसे आपको मिलने हैं, आपने कोई बेनिफिट दिया है, ठीक है। तो जब आपको वो पैसे मिलेंगे, हमेशा आप ही पैसे लोगे ना। मैं आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं आपको पेमेंट भी थोड़ी करूंगी, पेमेंट तो मैं आपसे लूंगी, तो पैसे तो मुझे मिलेंगे फ्यूचर में या अभी फौरन से। तो पैसे लेने वाली पार्टी कौन होगी, जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जिसकी इनकम है। क्लियर होगी बात। तो 7720,000 से बैंक हमेशा डेबिट होगा, इनकम हमेशा डेबिट होगा, सॉरी बैंक हमेशा डेबिट होगा इनकम के केस में, और इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा 7720,000 से। एसओसीआई की अमाउंट हमेशा इनकम अकाउंट के अंदर, एसओसीआई की अमाउंट आएगी डेबिट साइड पे, और ये नॉर्मली ये हमारी होती है बैलेंसिंग फिगर। लेकिन इस सवाल में क्या है, ये वाली फिगर दी हुई है और हमें उल्टा बैलेंसिंग फिगर निकालनी है कैश या बैंक की। क्लियर हो गई बात, मोहसिन, उस्मान, जुलेखा, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर सवाल ये होता कि आपको ये बनाना है टू अकाउंट मेथड से, डबल अकाउंट मेथड से, तो वो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इन द सेंस, फिर आपको तीन अकाउंट्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे। देखो इस सिनेरियो में क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास अनअर्न्ड इनकम भी मौजूद है, ये अनअर्न्ड इनकम होगी। अनअर्न्ड इनकम कौन सी होती है, अनअर्न्ड इनकम होती है ये वाली करंट लायबिलिटी, जिसमें आपने बेनिफिट दे दिया और पेमेंट रिसीव, बेनिफिट ना दिया और पेमेंट रिसीव कर लियो, यानी कि प्री पेमेंट, राइट। और अक्रूड इनकम ये वाली होती है। तो अब इसमें फिर तीन अकाउंट्स बनेंगे अलग अलग। तीन अकाउंट्स कैसे बनेंगे, रेंटल इनकम का अलग बनेगा, कैसे बनेगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक काम करो उसको रहने दो, आएगा नहीं इस तरह से, ठीक है, आएगा बिल्कुल भी नहीं इंशाल्लाह। सही है, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, अभी तक जिस तरह आईकैप में जो टेस्ट हो चुका है ना, सिंगल अकाउंट मेथड के थ्रू ही हुआ है ज्यादातर, ठीक है। तो सिंगल अकाउंट मेथड क्योंकि आपका प्रैक्टिकली भी कह सकते हैं कि सिंगल अकाउंट मेथड ज्यादा जगहों पे फॉलो होता है, और
नहीं हाँ, अक्रूड एंड प्रीपेमेंट का इकट्ठा अकाउंट, इससे अच्छा देखो जहां पे आप ये बात करते हो ना कि आप अक्रूवल और प्रीपेमेंट का इकट्ठा अकाउंट बना लो, इससे अच्छा फिर मैं आपको कहूंगा चलो भी फिर अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट अकाउंट भी क्यों बना रहे हो, उसको इनकम के अकाउंट में ही मर्ज कर दो। जब हम इतनी बात करते हैं कि उसका सिंगल अकाउंट बन सकता है तो फिर हम कहते हैं उससे बेहतर ये है कि एक ही अकाउंट बना लो, इनकम के अकाउंट में ही एसेट और लाइबिलिटी को दिखा दो, और ज्यादातर इसी तरह से होता है। लेखा उसमें मत जाओ, वो बहुत अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है, आएगा नहीं इस तरह से, प्रैक्टिकल नहीं है इतना। ठीक है, थोड़ा सिंपलर होता ना, जैसे सिर्फ अगर एक उसमें गिवन होता, प्रीपेड सिर्फ होता टेनेंट से, या सिर्फ अक्रूवल वाली बात होती, तो फिर मैं आपको बता देती हूँ, उसमें जाने की जरूरत नहीं है बहुत आसान वो, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात? तो यहीं तक रखते हैं बस। अब हमारा मेरे हैंड आउट में से सिर्फ एक हमारा क्वेश्चन रहता है, ये भी मैं अपलोड इंशाल्लाह भी कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह बिल्कुल ये हाल नहीं होगा, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अब मैंने इतना भी बुरा नहीं पढ़ाया कि आप लोग खुद से भी नहीं कर सकते। सही है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप लोग का बुरा हाल होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, लेकिन आएगा नहीं इंशाल्लाह। सही है, उसकी टेंशन ना लें, सिंगल अकाउंट में ही ज्यादा टेस्ट होता है। ठीक है, अब हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन नंबर 7 हमारा रहता है। सही है, नहीं नहीं इट्स ओके, मैं मजाक कर रही हूँ। ठीक है, चलें, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग इसको देखेंगे कि आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, और उसमें आपको ये बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल है, बस उसमें आइटम्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बनाना है। नीचे लिखा हुआ रिक्वायरमेंट है कि जी यू हैव टू प्रिपेयर शाहिद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, एंड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो कल हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इस तरह का सवाल हो अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का, तो अब उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे कि जी हमारा एसओसीआई और एसओएफपी बनेगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 के थ्रू मैं आपको अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, प्लस क्वेश्चन नंबर 7 को बेसिस बना के मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने आपको बताना है। ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट देना है कि एसओसीआई बनता किस तरह से, एसओएफपी बनता किस तरह से। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल वाली हमारी 2 घंटे की क्लास होगी, 9 to 11 इसको रखेंगे, और उसमें एक ही सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 को ही हम उठा के उसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे सारी, और दैट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग जो कल इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो कल वाली क्लास आप लोगों ने मिस बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, जैसे कि तैसे करके मोबाइल डेटा पे ऑनलाइन हो, जैसे भी हो, या इवन अगर खुदा ना खास्ता मिस हो भी जाती है तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग फिर जरूर लेनी है। और साथ ही फिर मैं ये अपलोड कर रही हूँ मैं हैंड आउट, उसके अंदर ये आपके वो भी है, समरी नोट्स भी हैं। ठीक है, इसे मैंने वही डबल एंट्रीज, 2 अकाउंट मेथड, 1 अकाउंट मेथड से कंपेयर करते हुए मैंने आपको बता दिया, तो आई थिंक दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिख दी है कि क्या होते हैं, ये भी आपने याद करना है इन केस आपका आ जाए। ठीक है, एंड दैट्स इट। सही है, चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल हम लोग अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के अपने चैप्टर को क्लोज कर देंगे, और फिर सैटरडे से हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, नहीं है तो इजाजत दें। चलें जी, ठीक है, उस्मान क्लियर है? चलें, सही है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।